हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा था कि प्रोसेस क्या होती है। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें हमने देख ली थी कि भाई कहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो केमिकल रिएक्शन होती है, और कहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये दोनों टाइप के सेल हमने देख लिए थे। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो कुछ बेसिक आपकी डेफिनेशंस है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसका रिलेशन फिजिक्स में भी होता है। लाइक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कुछ चीजें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जिनके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट आपके आयनिक सब्सटेंस होते हैं जो या तो मॉल्टेन स्टेट में होते हैं या फिर एक्वस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो आयनिक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिखवा देता इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर मॉल्टेन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो देखो, टाइप्स की बात करने के लिए इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की जाए तो क्या होते हैं? अब जैसे मैंने बोला कि आप इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो रहा है, यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, सपोज NaCl का कोई आपने सोल्यूशन लिया हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, कंप्लीटली Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है बट वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत कम आयंस उसके ब्रेक हो रहे हैं, तो वो हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये सारी चीजें, तो वो सब यहीं से डिफाइन होती है। ठीक है, अगर कोई 100% डिसोसिएशन दे रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और कोई नहीं दे पा रहा है तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोलाइट पे थोड़ी सी बातें। दो टाइप के होते हैं, ज्यादा कुछ इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ने लायक है। याद रख लो कि जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करने में कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पा रहा है या बहुत कम ब्रेक हो रहा है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। तो यहाँ पर फिजिक्स का भी पार्ट है, आने वाले टाइम में आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन ओम्स लॉ, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिफाइन करने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स है। अभी हमने सेल के सारे क्वेश्चंस कर लिए। एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, इन पे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, और दूसरा टाइप एक बचता है आपका जिसपे थोड़े बहुत क्वेश्चन डेवलप होते हैं। यानी इंपॉर्टेंट अभी इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक है, बाकी सब थ्योरेटिकल है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है, H2SO4 एंड ऑल, बाकी मतलब सब थ्योरेटिकल है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये जिसपे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी है। दोनों ही बहुत ईजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ईजी है। ये पूरे जितने भी हैं ये भी ईजी है और सामने वाली चीजें भी ईजी। चलिए, ओम्स लॉ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये I क्या है और V क्या है? जैसे कोई भी कंडक्टर हम ले रहे हैं, अच्छा कंडक्टर की बात, ठीक है, तो कंडक्टिविटी, कंडक्टर, तो कंडक्टर तो सभी लोग जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई मुश्किल ही होगा जिसको ना पता हो कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और मेटेलिक मतलब जो भी मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V। तो ओम्स लॉ की क्या स्टेटमेंट देती है? ओम्स लॉ बोलती है दैट
current flowing through the conductor, current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across it. यानी कोई हमारे पास कंडक्टर, ठीक है, सपोज मैं ऐसे बना देता, कोई कंडक्टर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक। तो यही ओम्स लॉ ने बोला था, लिख लीजिए। दिस लॉ states that this law states that current flowing through the conductor, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it. यानी कि कंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा ओम्स लॉ बोलती है, ठीक है। दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मुझे इस साइन को हटाना, तो आप सबको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे जब इस साइन को अपन हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू I R। यहाँ पे जो R है वो क्या है, R इज अ कांस्टेंट which is known as resistance। यानी हर एक डेफिनेशन से एक नया टर्म डिफाइन होगा जिसे हम डिफाइन करते चले जाएंगे, उनके कुछ फॉर्मूलाज होंगे, उनकी कुछ यूनिट होंगी और उन्हीं से क्वेश्चन हमें डेवलप करने हैं। तो ये थी आपकी ओम्स लॉ, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इस साइन को हमने हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लिया R, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। नोट कीजिए इसे। अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को सभी जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं यानी जो रुकावटें होती है उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हेडिंग डाल दीजिए रेजिस्टेंस, ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको एक बार पढ़ के और अच्छे से इनके क्वेश्चन समझ जाना, कैसे इनके क्वेश्चन होते हैं। सेकंड है रेजिस्टेंस, मतलब ये सारे टर्म्स आपने पहले भी पढ़े हुए। रेजिस्टेंस क्या होता है, लिखिए, इट मेजर्स ठीक है, यानी कि क्या मेजर करता है, करंट के फ्लो होने में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, उनको जो मेजर करता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसे हम इंडिकेट करते हैं किससे, आर से, इंडिकेटेड बाय आर। यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं रेजिस्टेंस को, अच्छा अगर इसको दूसरे टाइप से भी अगर मैं डिफाइन करें और करें तो एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता फिर मैं डिफाइन करता।
अगर मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी है तो मुझे इतना तो आपसे उम्मीद होगी कि आपको इसकी यूनिट पता होगी। ठीक है, चलो ये भी एक मुद्दा बन जाएगा आने वाले टाइम में, तो लिख ही देते। यूनिट होती है ओम। अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो सपोज मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोई भी कंडक्टर अगर आपके पास है तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस कंडक्टर के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। सॉरी एक चीज, R जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of conductor and inversely proportional to area of cross section। ठीक है, अगेन हम इस साइन को हटाएंगे, तो इस साइन को हटाने के लिए हम एक टर्म लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रो। ठीक है, और इसको, ये भी एक टाइप का कांस्टेंट होता है, यहां तक बोर्ड में दिख रहा है, ये भी एक टाइप का कांस्टेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो यूनिट आपने ली रो, इसका नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए इसको। तो जैसे कि अब यहां से हमें एक नया टर्म मिलता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अपन इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, नोट कर लिया। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट देखूं, एक चीज और, अगर एसआई यूनिट आप देख रहे हो रेजिस्टेंस की, तो वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट होती है, नोट कर लीजिए इसे। एसआई यूनिट जनरली हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो इस यूनिट पे बहुत ही रेयर होंगे, या मान के चलो नहीं होंगे। अब हम बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी। बट आपसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यूनिट पूछ सकता था एसआई की, तो उसे याद रखना। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो डिफाइन होता है किससे, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड having 1 centimeter square area of cross section। ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर having 1 centimeter square area of cross section and 1 centimeter length।
यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, उसके उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी में ये चीज आपकी डिफाइंड हो गई है कि कोई भी कंडक्टर उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होगी और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, तभी वो रेजिस्टिविटी होगी। अगर ये चेंज हो जाएगी तो चीजें आगे चेंज हो जाएगी। लिख लिया, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of conductor of 1 centimeter length and having area of cross section equal to 1 centimeter square। ठीक है, अब अगर आप देखो तो कैसे बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब अगर ये इसकी जगह पुट कर दूं 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह पुट कर दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरा 1 हो जाता है। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, और अगर एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट में सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर, पर हमारे में एसआई यूनिट नहीं यूज होती। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस हमारे इसी यूनिट पे होंगे। ठीक है, और आप सब जानते हो कि ओम जो होता है उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंडिकेशन उसका कैसा है, नोट कर लीजिए रेजिस्टिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस। अब यहां से कोई नई टर्म नहीं आई है, तो नेक्स्ट टर्म जो हम ले रहे हैं उसका नाम है कंडक्टेंस। अब जितने फॉर्मूले मैं बताते जा रहा हूं, अब भी आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये सारे फॉर्मूले बहुत टाइप से डेवलप होते हैं। यानी क्वेश्चन में दिया कुछ रहेगा, पूछेगा कुछ, तो हमें इन्हीं सारे फॉर्मूले को कंबाइन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये मत समझना कि अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से देखते हुए चलो। कंडक्टेंस को हम G से इंडिकेट करते हैं। पहले कंडक्टेंस को C से इंडिकेट किया जाता था, ठीक है, लेकिन IUPAC ने इसे कन्वर्ट करके G कर दिया। क्यों? क्योंकि C हमारे केमिस्ट्री में जनरली कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। तो कंडक्टेंस को किससे डिनोट कर दिया गया, G। बट कहीं पे कैपिटल C लिखा हो या बेसिकली नहीं होगा, आज के टाइम में तो IUPAC ने चेंज कर दिया है, बट कई बार इसका इंडिकेशन C भी होता है। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। यानी आप इसको सीधे टर्म्स में क्या बोल सकते हो, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। G इज इक्वल टू 1/R। अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो R की यूनिट क्या होती है, ओम, तो G की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/R, विच मीन्स ओम इनवर्स। और अगर SI यूनिट देखो, तो SI यूनिट में हम इसको बोलते हैं सीमेंस, जिसको हम इंडिकेट करते हैं S से। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, दैट 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 सीमेंस। थोड़ा बहुत बोर्ड फ्लैश कर रहा है, पर ठीक है, दिख रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस आप देखो, अगर इसे सिंपल टर्म्स में देखो तो कंडक्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो उस करंट को जो इजीली मेजर करता है वही कंडक्टेंस कहलाता है। यानी किसी कंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो कर रही है तो उसको जितना इजीली, यानी उसको जो भी मेजर करता है वो क्या होता है आपका कंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। ये सारे फॉर्मूलाज आप देख ही रहे हो, आप सोच के देखो। अगर यहां से एक चीज और कह रहा था, अगर मैं देखूं तो R इज इक्वल टू, यूनिट इसकी लिख लिया आप लोगों ने, ये यूनिट है। अगर मैं यहां से देखूं तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A, यही होता है। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूं तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू L बाय A, यही होगा। अगर मैं इसको पुट करूं तो क्या होगा, रो L बाय A। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी अगर मैंने R की वैल्यू रखी तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो ऐसे ही कन्वर्जन होंगे और आपकी इक्वेशन डेवलप होती चली जाएगी। बट ऐसा भी यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आप रखो, अगर क्वेश्चन बोलता है तो आप रखना, नहीं बोलता है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। ग्रीक वर्ड में इसको बोला जाता है कप्पा, कटप्पा मत बोल देना, ये KAPPA, ठीक है, कप्पा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी आपको मैंने पढ़ाया था रेजिस्टिविटी, ठीक है। और हाँ एक चीज और, इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर दोनों में से कोई भी नाम हो तो आप देख लेना। हालांकि IUPAC ने अभी इसको कन्वर्ट करके कंडक्टिविटी ही बोलना स्टार्ट कर दिया है, बट इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। तो जो भी चीजें हैं देखिए, तो ये क्या होता है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके यूनिट की तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट होती है कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप चले जाओगे SI यूनिट में तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, और ओम इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा सीमेंस, क्योंकि 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 सीमेंस। ये मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया रिलेशन कि कहीं पे भी अगर आपका 1 ओम इनवर्स लिखा हो तो वो 1 सीमेंस के इक्वल होता है, ठीक है। नोट कीजिए कंडक्टिविटी। चलिए अब यहां से मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन या इन फॉर्मूलाज को डेवलप करके दिखाता, ठीक ठीक, और कौन कौन से फॉर्मूले डेवलप हो सकते हैं यहां से। अभी अपन ने क्या बोला, दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेजिस्टिविटी भी बताया था, तो रेजिस्टिविटी क्या थी, एक काम करो 2 मिनट के लिए ना यहाँ पे रेजिस्टिविटी पुट करके देखो कि तुम इसे किस किस फॉर्मूले में डेवलप कर सकते हो, ठीक। 2 मिनट के लिए देखो जल्दी से, अगर तुमसे हो रहा है तो ठीक है, वरना मैं करता हूँ। वीडियो पॉज कर लो और रेजिस्टिविटी जो मैंने पढ़ाया था, जो फॉर्मूला दिया था वो यहाँ पुट करके देखो कि और कौन कौन से फॉर्मूले तुम्हारे डेवलप हो रहे। एक्चुअली यहाँ पे इनवर्स का साइन मत लगाओ, डायरेक्टली इक्वल का साइन लगाइए, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है।
कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए कर लिया। K इज इक्वल टू 1 बाय, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दैट रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे अगर पुट करूं तो रो आर ए बाय एल, तो ये क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 1 बाय आर एल बाय ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 1 बाय आर को, तो एक फॉर्मूला तो ये डेवलप हो गया जिसमें आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन K एंड रेजिस्टेंस, यानी ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन हो गया। अभी एक चीज और डेवलप हो सकती है, हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कंडक्टेंस G, और G क्या था? G इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1 बाय आर की जगह अगर मैं G पुट करूं तो एक और नया फॉर्मूला डेवलप होता है L बाय। तो ये देखिए यहां से कितने सारे फॉर्मूले आपको मिलते जा रहे हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन डेवलप होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो K इज इक्वल टू G L बाय A, क्योंकि 1 बाय आर इज इक्वल टू G। नोट कर लीजिए इसे भी। अब यहां से एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सिर्फ L बाय A को आपको देखना है, यानी हमें सिर्फ नीचे वाले फॉर्मूले का यूज करना और कुछ भी नहीं। तो मैं लिख लेता एक बार। क्या फॉर्मूला है हमारा? K इज इक्वल टू G इंटू L बाय A। ये फॉर्मूला भी हमने डेवलप किया, दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब एक चीज याद रखिए कि जो L बाय होता है, L बाय A होता है, हम यहाँ पे एक नया टर्म ले रहे हैं सेल कांस्टेंट। एक चीज सेल कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से, G स्टार। ठीक, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है क्वांटिटी ऑफ L बाय A, यानी L बाय A की जो भी क्वांटिटी होती है, यानी L बाय A का जो भी L बाय A की वैल्यू आ रही होती है किसी कंडक्टर में, वो आपकी कहलाती है सेल कांस्टेंट। तो अगर मैं L बाय A की जगह पे G स्टार पुट करूं तो एक नया फॉर्मूला में मिलता है दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक नया रिलेशन आया है, ठीक है? ये क्या हो गया? सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला डेवलप हुआ है दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। नोट कीजिए इसे भी। देख लिया? नेक्स्ट टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी आ गया तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है, आप सब जानते हो, बहुत बढ़ चुके हैं आप, कि अगर मोल वोल या ऐसे कोई वर्ड यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट या जो भी सब्सटेंस आपका है वो 1 मोल लिया जा रहा है, ठीक है? और कुछ भी। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लिखिए, द कंडक्टिविटी पावर of all ions produced by
produced by 1 mole of an electrolyte in solution. Produced by 1 mole of an electrolyte in solution. यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर, कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ठीक है, उसमें जितने भी आयंस हैं, यानी हमने एक क्या लिया है, एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कितना है 1 मोल है या 1 मोलर है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, ठीक है। अब उसमें जितने भी आयंस हैं उनकी जो पावर होती है कंडक्टिविटी की, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल आयंस, द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल आयंस produced by 1 mole of electrolyte in solution. अब सिंपल सी चीज है, इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा एम से। यानी कि अगर मोलर कंडक्टिविटी की आप बात करो तो मोलर कंडक्टिविटी को आप किससे दिखाते हो? लैम्डा एम, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। डिनोटेड बाय लैम्डा एम। और अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। यहाँ पे सी क्या है? सी इज डिफाइंड एज कॉन्सेंट्रेशन। के क्या है? के इज कंडक्टिविटी। के क्या होती है? के होता है कंडक्टिविटी। अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो इसकी यूनिट होती है, यूनिट लिख लो, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया, तो इसमें क्या था? इसमें आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो 1 लीटर में 1 मोल लिया था या 1 मोलर लिया था, ठीक है। और अब इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट को। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखिए भाई, जेई की बुकलेट तो सही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, नीट का नहीं बोल सकता मैं। जेई वालों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए, तो जितना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, अगर पढ़ा हो तो आप उतना सॉल्व कर लेना, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, जब मन करे तब पढ़ लेना। और नीट वाले, तो नीट वालों भाई एक काम करो, तुम्हारा लेक्चर एक आधा आगे पीछे चलता रहता है, तुम कोई भी बुक उठाओ और सॉल्व करो और डाउट पूछो। चलिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में लिखिए, it is defined as the conductivity power, it is defined as the conductivity power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of the electrolyte in solution. 1 gram equivalent of electrolyte in solution. तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा EQ से। जैसे वो मोलर कंडक्टिविटी तो हम स्मॉल m दिखा रहे थे, यहाँ पे क्या है? लैम्डा EQ, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है K, फॉर्मूला सेम ही रहता है, बट यहाँ पे जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट होती है। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट की,
तो यूनिट भी क्या हो जाती है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सिर्फ इतना फर्क है कि मोलर कंडक्टिविटी में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 1 मोल होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है।